हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का लेसन 11 और शिपरेक सेलर का डिस्कशन करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सेम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग करने वाले हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको टाइटल के बारे में बता देता हूँ। तो अ शिपरेक्ड सेलर का मीन्स क्या होता है? तो शिपरेक्ड मीन्स होता है बर्बाद हुआ जहाज, और सेलर मीन्स होता है नाविक। तो हम लोग का टाइटल क्या निकल के आएगा? एक बर्बाद हुई शिप का नाविक, जो कि हम लोगों का टाइटल है। और इनके राइटर है डैनियल डिफॉय। तो चलिए अब डैनियल डिफॉय के बारे में तो जान लेते हैं। तो डैनियल डिफॉय का जन्म 1660 में हुआ था और इनकी डेथ 1731 में हुई थी। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, एक इंग्लिश राइटर, और ये एक जर्नलिस्ट भी थे, यानी कि पत्रकार भी थे। इन्होंने अपनी एक नावल रॉबिन्सन क्रूजो के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे ये। और आपकी जो स्टोरी है शिपरेक सेलर, वो भी उनकी नावल रॉबिन्सन क्रूजो से ही ली गई है। एक नावल बहुत बड़ा होता है तो वो आपके सिलेबस में दी नहीं जा सकती, तो इसलिए उस नावल का एक छोटा सा हिस्सा आप कह सकते हैं कि स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है, जिसका टाइटल है शिपरेक सेलर। डैनियल डिफॉय एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्टिव राइटर थे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज नॉवेल्स लिखी थी, इसीलिए हम लोग इन्हें प्रोडक्टिव कह सकते हैं। और ये एक ऑलराउंडर थे, टैलेंटेड राइटर थे। इन्होंने हर टॉपिक पे ही समझ लीजिए स्टोरीज नॉवेल्स लिख चुकी है, तो जाहिर सा बात है इनको टैलेंटेड कहना गलत नहीं होगा। और डैनियल डिफॉय अपने पैम्फलेट्स और जर्नल यानी मैगजीन के कारण भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही वेरियस टॉपिक पे उन चीज़ों में लिखा था। तो आई होप दोस्तों आपको डैनियल डिफॉय के बारे में भी क्लियर होगा, आपको टाइटल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ऑन सेप्टेम्बर 30, 1659। फ्रेंड्स, ये डेट है 30 सितंबर 1659, जिस दिन नैरेटर के साथ एक घटना घटती है। आई माइजरेबल रॉबिन्सन क्रूजो। यहाँ पर आई रॉबिन्सन क्रूजो है, और ये इस स्टोरी के नैरेटर भी है, जो कि इस स्टोरी के थ्रू अपना इंसिडेंट हम लोग के साथ शेयर करेंगे। वे अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं दुखी रॉबिन्सन क्रूजो। अब रॉबिन्सन क्रूजो अपने आप को दुखी क्यों कहते हैं, तो ये जानने के लिए हम लोगों को पूरा स्टोरी अच्छी तरीक़ा से समझना होगा, क्योंकि स्टोरी में ही हम लोग को पढ़ने के बाद इनकी सारी इंसिडेंट्स के बारे में पता चलेगा, इनके साथ क्या क्या घटना घटी, और फिर हम समझ पाएंगे कि ये अपने आप को मैं दुखी रॉबिन्सन क्रूजो क्यों कहते हैं। बीइंग शिपरेक्ड ड्यूरिंग अ वायलेंट स्टॉर्म। मेरी जहाज़ एक भयानक तूफान के कारण बर्बाद हो जाती है। केम ऑन शोर ऑन दिस डिसमल आइलैंड। और मैं एक निराशाजनक टापू के किनारे पहुंच जाता हूं। आई कॉल इट द आइलैंड ऑफ डिस्पेयर। मैं इस टापू को निराशा का टापू कहता हूं। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड एंड द रेस्ट ऑफ माई शिप्स कंपनी वॉज ड्रोन। अब रॉबिन्सन क्रूजो कहते हैं कि मैं भी उस तूफान के कारण लगभग मर ही गया था, पर मैं किसी तरह बच गया, और मेरे जितने साथी थे उस शिप में वो नहीं बच पाए, और वे सब के सब उस तूफान में, उस समुद्र के अंदर डूब गए। आई हैड नाइदर फूड, हाउस नॉर क्लोथ्स। मेरे पास ना खाना था, ना ही घर था, और ना ही कपड़े थे। आई feared आई वुड बी devoured बाय वाइल्ड बीस्ट्स। मैं डरा हुआ था कि मैं किसी तरह तूफान से तो बच गया, पर इस टापू के जंगली जानवरों का निवाला बन जाऊंगा। वेन नाइट केम, जब रात हुई, आई स्लिप्ड इन अ ट्री फॉर फियर ऑफ वाइल्ड क्रिएचर्स। मैं रात में जंगली पशु और पक्षियों के डर से एक ट्री पे सो गया। इट रेन्ड ऑल नाइट। और पूरी रात वर्षा होती रही। तो चलिए दोस्तों, हार्ड वन मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो माइजरेबल मीन्स होता है दुखी, शिपरेक्ड मीन्स होता है शिप का बर्बाद होना, वायलेंट मीन्स होता है हिंसा करने वाला, पर आप यहाँ पे डेंजरस वर्ड का इस्तेमाल करिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। शोर मीन्स किनारा, डिसमल मीन्स निराशाजनक, डिस्पेयर मीन्स निराशा, ड्रोन मीन्स डूब जाना, डिवर्ड मीन्स निवाला बन जाना, चारा बन जाना, वाइल्ड बीस्ट मीन्स
जंगली जानवर, जंगली पशु। वाइल्ड क्रिएचर्स मीन्स भी होता है जंगली जानवर, जंगली पशु। और फेयर मीन्स डर लगना। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स बता रहा हूँ आप उसे बुक में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे बाद में जब आप बुक पढ़ो खुद से तो आपको परेशानी ना उठानी पड़े। दोस्तों, मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केयरफुली सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों जो कि सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जब स्टोरी कोई भी राइटर लिखते हैं तो जो मीनिंग इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो मैं आपको जिस हिसाब का सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से मीनिंग्स का मतलब आपको बताऊंगा, जिससे आपको इस स्टोरी को पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। पर अगर आप एकदम एक्यूरेट करेक्ट मीनिंग देखना चाहेंगे किसी भी वर्ड का तो उसका मीनिंग में चेंजेस आएगी, आप इसे याद रखिएगा। पर अगर आप स्टोरी को लेकर चलेंगे तो मीनिंग्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली, आप उससे पढ़े, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी चैप्टर को पढ़ने में। तो दोस्तों, अगर इतनी दूर तक हम लोगों का क्लियर है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The rain continued through the next day with gust of winds। और वर्षा अगली सुबह तक लगातार होती रही, वो भी जोरों की आंधी तूफान के साथ। Only a wreck of my ships was to be seen at the low water। और मेरे शिप का एक टूटा हुआ हिस्सा ही सिर्फ उस टापू के किनारे के कम पानी में दिखाई दे रहा था। I swam to the wreck to rescue and secure for my survival some food and other provisions। मैं तैरता हुआ उस रेक के पास गया जिसमें से मैं अपने सर्वाइवल के लिए उस रेक से कुछ फूड और अदर ज़रूरत की सामान को बचा सकूं। आई वॉज एबल टू कलेक्ट सम वुड, केबल, स्ट्रिंग, अ नाइफ, नेल्स एंड अ गन। मैं सक्षम था कुछ लकड़ियाँ, तार, स्ट्रिंग मीन्स टाइप ऑफ रोप, ओके दोस्तों, एक चाकू, कुछ कील और एक गन लाने के लिए। दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो इन सभी चीज़ों को सक्षम थे कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, जिससे अगर उन्हें फ्यूचर में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो ये उनका इस्तेमाल कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हार्ड वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो गस्ट ऑफ विंड मीन्स होता है तेज हवा की झोंके। रेक मीन्स होता है जहाज का मलबा। स्विम मीन्स होता है तैरना। प्रोविजंस मीन्स होता है ज़रूरत के सामान। और हाँ दोस्तों, अगर हार्ड वर्ड मीनिंग्स क्लियर हो तो चलिए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। I also collected a hammock and some canvas with which I made a tent। मैंने एक हैमॉक और कुछ कैनवस भी कलेक्ट किया जिसकी मदद से मैंने एक टेंट बनाया। I got some ink and paper। मुझे कुछ इंक और पेपर भी मिले। I also found some money but they were useless to me in this barren island। मुझे कुछ पैसे भी मिले पर वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार थे इस बंजर टापू पर। तो दोस्तों, इससे ये तो हम लोगों को सीख मिलता है कि पैसा ही हर जगह काम नहीं देता है। कई बार ऐसे होता है कि पैसा है हम लोगों के पास पर वहाँ पे पैसा यूज़लेस है। तो हम लोगों को पैसा पे हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को पैसा को ही अपना सब कुछ नहीं समझना चाहिए, है ना दोस्तों। अब चलिए बहुत हमने डिस्कस के लिए इस चीज़ पे अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉज सब 100 लीग्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ट्रेड ऑफ मैनकाइंड। और मैं कुछ 100 लीग्स दूर था ह्यूमन एरिया से। इट मीन्स जहाँ पर मैं था वहाँ से ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ 100 लीग्स दूर थी मुझसे। आई वॉज कन्विंस्ड आई हैड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ अलोन इन दिस वाइल्ड डिसोलेट आइलैंड। इससे मैं ये तो समझ गया था कि अब मुझे अपनी बची हुई ज़िंदगी इस सुनसान आइलैंड में ही अकेले बितानी होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हमारा जो होप है वो भी हमारा साथ नहीं देता है। तो इट मीन्स ये नहीं कि हमें होप नहीं रखना चाहिए कि एक काम हम नहीं कर पाएंगे, हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर हर कुछ सही होगा। ये चीज़ अगर हम लोग बिलीव करके रखेंगे तो हम लोग का लाइफ हमेशा अच्छी तरीक़ा से चलता रहेगा। जो कि देखिए हम लोग इस स्टोरी में आगे ये चीज़ देखने वाले हैं कि हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हार्ड वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। तो हैमॉक मीन्स होता है नेट का झूला। कैनवस एक टाइप का पेपर होता है। बैरन मीन्स होता है बंजर। 100 लीग्स मीन्स 100 लीग्स, लीग्स एक यूनिट है डिस्टेंस का। कन्विंस्ड मीन्स होता है यकीन करना। मैनकाइंड मीन्स होता है ह्यूमन पॉपुलेशन। डेसोलेट मीन्स होता है सुनसान। आई सर्च लॉन्ग फॉर अ प्लेस ऑफ सेफ हैबिटेशन। मैंने बहुत दूर तक एक सुरक्षित
रहने की जगह की तलाश की। आई फाउंड अ लिटिल प्लेन ऑन द साइड ऑफ ए राइजिंग हिल। मुझे हिल के पास एक छोटी सी समतल भूमि दिखाई देती है। ऑन द रॉकी वॉल ऑफ द हिल देयर वॉज ए हॉलो प्लेस वॉन इन। और उस हिल के चट्टानी दीवार में एक होल बना हुआ था, लाइक द एंट्रेंस टू अ केव, बिल्कुल एक गुफा के द्वार के जैसा। ऑन द फ्लैट ऑफ द ग्रीन जस्ट बिफोर दिस हॉलो आई रिजॉल्व्ड टू पिच माई टेंट। मैंने उस होल के सामने उस ग्रीन लैंड में अपना टेंट खड़ा कर दिया। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग्स है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। हैबिटेशन मीन्स होता है निवास, लिटिल प्लेन मीन्स होता है छोटा समतल भूमि, उसके बाद हिल मीन्स होता है पहाड़, रॉकी वॉल मीन्स चट्टानी दीवार, हॉलो प्लेस मीन्स खोखला जगह, वॉन मीन्स बना, उसके बाद एंट्रेंस मीन्स द्वार, रिजॉल्व मीन्स विचार और पिच मीन्स डेरा डालना। तो आई होप आपको ये मीनिंग्स क्लियर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कट द वुड आई कलेक्टेड इनटू स्टैक्स। मुझे जो लकड़ियाँ शिप के बर्बाद हुए हिस्से में मिली थी, मैंने उसे काट कर उसका खुट्टा बना दिया। आई ड्रोव डेम इनटू द ग्राउंड इन अ सेमी सर्कल अराउंड माई टेंट। मैंने उन लकड़ी के खुट्टों को अपने टेंट के सामने सेमी सर्कल में ज़मीन में गाड़ दिया, या फिर कह सकते हैं फिक्स कर दिया। द स्टेक्स स्टूड 6 इंचेस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और वो स्टेक्स एक दूसरे से 6 इंचेस दूर फिक्स थे। आई पुट द केबल्स आई हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप अराउंड द स्टेक्स इन द मैनर ऑफ फेंस। मैंने जो तार को उस बर्बाद हुए शिप के हिस्से से बचाया था, उसे मैंने स्टेक्स में ऐसे बांध दिया जिससे वो स्टेक्स और केबल मिलकर एक घेरा बन गया था। आई यूज्ड अ शॉर्ट लैडर टू गो ओवर द फेंस। मैं एक छोटी सीढ़ी का इस्तेमाल करता था उस घेरे को पार करने के लिए। वन सीन, जैसे ही मैं घेरे के अंदर आ जाता, आई विड्रू द लेडर आफ्टर मी सो डैट आई वॉज कम्प्लीटली फोर्टिफाइड अगेंस्ट द वर्ल्ड आउटसाइड। मैं सीढ़ी को उस जगह से हटा देता ताकि मैं उस फेंस के बाहरी दुनिया से सुरक्षित हो जाऊं। Into this tent I brought all my stores and provisions। और मैं उस टेंट में अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ों को जमा कर लिया जो कि फ्यूचर में मेरे काम आ सकती थी। आफ्टर आई हैड बीन ऑन द आइलैंड फॉर 10 और 12 days। मेरे इस आइलैंड में 10 से 12 दिन रहने के बाद इट ऑकर्ड टू मी दैट आई वुड लूज द मेजर ऑफ टाइम। मेरे मन में विचार आया कि मैं यहाँ आने के बाद समय को मापना तो भूल ही गया। दिस इज़ बिकॉज आई हैड नाइदर वॉच नॉर कैलेंडर। और यह इसलिए हुआ क्योंकि ना ही मेरे पास घड़ी थी और ना ही कैलेंडर थी। टू प्रिवेंट दिस, और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, आई कट विद माई नाइफ अपॉन अ लार्ज पोस्ट द डेट ऑफ माई लैंडिंग। और जिस दिन मैं इस आइलैंड पर आया था, उस दिन का डाटा मीन्स तारीख उस पोस्ट पर अपनी छुरी से एक खरोच का निशान देकर बनाया। दोस्तों जब मैंने इस लाइन को पढ़ा तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पोस्ट मीन्स तो खंबा होता है, तो फिर वहाँ पे उस वीरान आइलैंड में कहाँ से उन्हें खंबा मिल गया कि वो उस पर निशान लगा सके। तो हो सकता है दोस्तों उस जंगल में उन्होंने नारियल के पेड़ या डाब के पेड़ पे निशान बनाया हो इस तरीक़ा से, जिससे वो तारीख और समय का पता कर सके। आई पुट अ नॉच विथ माई नाइफ फॉर एवरी डे। और मैं हर दिन का निशान भी अपनी उस छुरी से खरोच कर बना दिया करता था। यानी कि वो क्या करते थे, जितने दिन उनके उस आइलैंड पे हुए वो क्या करते थे, हर दिन का निशान बनाते जाते थे और लैंडिंग का डेट वो याद रखे थे, जिससे वो काउंट करके पता कर सके कि आज कौन सा तारीख है। आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ रेन, बहुत लंबे समय तक बारिश होने के बाद, आई सॉ सम फेयर वेदर अराउंड 7 नवंबर। मैंने 7 नवंबर के आसपास कुछ अच्छा साफ मौसम देखा। यानी कि जब से रॉबिन्सन क्रूज़ो इस आइलैंड में 30 सितंबर को आए थे, उस दिन से लगातार 7 नवंबर तक वर्षा होती रही और फिर 7 नवंबर को एक साफ मौसम देखने को मिला।
I spent the next couple of days making small wood boxes to keep my provisions dry from the rain. मैंने वर्षा ख़त्म होने के बाद अगले दिन से ही 2 दिन तक मैंने छोटे लकड़ी के बॉक्सेस को बनाया जिससे मैं अपनी ज़रूरत के सामान को वर्षा से बचा सकूं। यानी कि रॉबिन्सन क्रूज़ो उस आइलैंड में रहने के बाद ये पता कर चुके थे कि अगर आज वर्षा हुई है तो नेक्स्ट वर्षा कब होगी, क्योंकि हो सकता है रहने के बाद उनको एक अनुमान मिल गया हो कि अगर आज वर्षा ख़त्म होती है तो आज से कितने दिन बाद या फिर जब भी उनके हिसाब से वर्षा फिर कब होने वाली है। तो इसलिए वो वर्षा से अपने सामान को बचाने के लिए और सूखा रखने के लिए वो लकड़ी के बॉक्सेस को बनाते हैं जिससे वो अपनी ज़रूरत के सामान को उसमें रख सके और वर्षा से बचा सके। Among the things I rescued from the ship, there was a small bag of corns meant for poultry food. जितनी भी चीज़ें मैंने उस शिप के बर्बाद हुए हिस्से से बचाया था उन चीज़ों में एक छोटी सी मकई की बोरी थी जो कि पोल्ट्री फूड थी। अच्छा दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पोल्ट्री फूड शिप में क्या कर रही थी और ये होता क्या है। तो पहले मैं बता दूं ये होता क्या है। चिकन और डक्स को जो फूड दिया जाता है उसे हम लोग पोल्ट्री फूड कहते हैं, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि शिप में पोल्ट्री फूड क्यों आया। तो देखिए, शिप जब सी में ट्रेवल करता है तो बहुत बहुत दिनों तक वो ट्रेवल करता है और सी में कहीं मार्केट या स्टोर तो है नहीं कि वो कहीं से भी अगर उसी मीट खाने का किसी पैसेंजर को इच्छा किया तो वो ख़रीद के खा ले। इसीलिए जो शिप वाले रहते हैं जो कि सारी चीज़ का इंतज़ाम करके रखते हैं कि अगर उन्हें कभी पैसेंजर्स को सर्व करना पड़े मीट तो वो क्या करेंगे, चिकन और डक को फ्रेश वहाँ पे सर्व कर सके। इसीलिए वो जिंदा चिकन और डक को ले जाते हैं और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए फूड भी उनका साथ में ले जाते हैं। मोस्ट ऑफ इट हैड बीन डिवर्ड बाय रैट्स। और उस पोल्ट्री फूड को ज़्यादातर रैट्स ने अपना चारा बना लिया था, यानी कि रैट्स ने उसे खा लिया था। I saw nothing but husk and dust in the bag. पर जब मैंने उस पोल्ट्री फूड की बोरी को खोला तो उसमें मुझे सिर्फ भूसा और धूल गर्दे के अलावा कुछ नहीं दिखा। I emptied the contents outside my wall. और मैंने फिर उस बोरी की सभी चीज़ों को अपनी टेंट के घेरे के बाहर खाली कर दिया, यानी फेंक दिया। This was a little time before the great rain. और वो समय एक बहुत ही तेज बारिश की पहले की बात थी। A month later, I discovered green stalks shooting out of the ground. और एक महीने बाद मैंने पाया कि ज़मीन में से ग्रीन पौधे उग रहे हैं। I was astonished to discover it was a perfect green barley. मैं बिल्कुल हैरान रह गया जब मैंने पाया कि वहाँ पे बिल्कुल एक हरी बार्ली का ही पौधा है। अब ये बात रॉबिन्सन क्रूज़ो के मन में भी आया कि वहाँ पे बार्ली का पौधा कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूँ, जो वो कॉर्न की बोरी थी पोल्ट्री फीड की, तो वो बोरी में बार्ली भी था जिसे रैट्स ने नहीं खा पाया था और रॉबिन्सन क्रूज़ो ने भी नहीं देखा था। और जब रॉबिन्सन क्रूज़ो अपने टेंट के बाहर जो घेरा बनाए हुए रखते हैं और उसके बाहर जब उस बोरे को खाली करते हैं तो जो बार्ली की बीज रहती है वो भी ज़मीन में गिर जाती है और वहाँ से बार्ली का पौधा उग जाता है। और फिर बाद में आप जब नॉवेल को पूरा अच्छी तरीक़े से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि रॉबिन्सन क्रूज़ो को बाद में पता चलता है कि जहाँ पे उन्होंने गिराया था उस कॉर्न की बोरी को खाली किया था वहाँ से बार्ली का पौधा उगा है। और उनको फिर बाद में पता चलता है कि उस बोरी में बार्ली भी था जो कि उन्होंने नहीं देख पाया था। बाय द जून ऑफ 1660 I had gained security of food and shelter. दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूज़ो 1659 में उस आइलैंड में आते हैं 30 सितंबर को और जून 1660 में वो इतना काबिल हो जाते हैं कि उनके पास फूड भी रहता है खाने को और एक अच्छा शेल्टर भी रहता है जिसमें वो वहाँ पे रह सकते हो। तो यानी कि 9 मंथ, सितंबर से जून तक 9 मंथ्स होता है। उन 9 महीनों में उन्होंने अपना खाना का भी बंदोबस्त कर लिया था और रहने का भी अच्छी तरीक़ा से बंदोबस्त कर लिया था। तो कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं, उसे भी चलिए देख लेते हैं। तो पहला है हम लोगों का, देखिए इम्पेटेड। तो इम्पेटेड मीन्स खाली करना। उसके बाद डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स खोज करना। एस्टोनिश्ड मीन्स होता है हैरान हो जाना। उसके बाद बार्ली वन टाइप ऑफ फूड है। उसके बाद शेल्टर मीन्स जहाँ पे रह सकते हैं, आप कह सकते हो उसे एक तरह से घर। इन दिस सेम मंथ आई डेवलप्ड अ हाई फीवर एंड ली वीक एंड थर्स्टी। और उसी महीने में मुझे एक जोर का बुखार हुआ जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और प्यासा हो गया था।
यहाँ पे हो सकता है उनको बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो गया था जैसा हमने पढ़ा, तो जिस कारण से वो पानी का व्यवस्था नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए वो अपने आप को यहाँ पे प्यासा बता रहे हैं। आई रिकवर्ड अराउंड 30 एंड ग्रेजुअली फेल्ट स्ट्रॉन्गर देन द डे बिफोर। और फिर मैं लगभग 30 तारीख तक ठीक होना स्टार्ट हो गया था और जैसे जैसे दिन गुजर रहा था मैं पहले जैसा अच्छा और स्वस्थ होते जा रहा था। ऑन 15th of July I took a more particular survey of the island। और 15 जुलाई को मैंने उस आइलैंड का बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीक़ा से जांच पड़ताल किया। अराउंड 2 miles अप, 2 मील जाने के बाद आई फाउंड अ ब्रूक विथ पीजेंट मीडोज बाय इट्स बैंक। और 2 माइल्स जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने पाया कि वहाँ पे एक छोटी सी नदी थी जिसका किनारा पूरी हरी घास से भरी हुई थी, प्लेन और बहुत ही ज़्यादा प्लेन थी, स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी क्योंकि जाहिर सा बात है उस किनारे में घास थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन और स्मूथ थी। एंड कवर्ड बाय ग्रास, और जैसा कि हमने पढ़ा कि वो जो किनारा है वो घास से पूरा कवर था, वो किनारा में घास उगे हुए थे। इन अ वुडी पार्ट आई फाउंड मेलन्स इन ग्रेट एबंडेंस एंड ग्रेप्स ट्री। और जंगलों में मैंने पाया कि बहुत ही मात्रा में मेलन्स थे, यानी कि वाटरमेलन जिसे हम लोग तारबूज कहते हैं। और एबेंडेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो चीज़ रहेगी उसे हम लोग एबेंडेंस कहते हैं। तो जब वो जंगलों में जाते हैं आगे तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटरमेलन्स उगे हुए थे। एंड ग्रेप्स ट्री, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंगूर के पेड़ भी थे। द ग्रेप्स वेयर राइप एंड रिच, और वो जो अंगूर थे वो बहुत ही ज़्यादा पके हुए और मीठे थे। फर्दर इनटू द लैंड आई फाउंड अ ग्रेट नंबर ऑफ कोको, ऑरेंज एंड लेमन ट्री। और जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने पाया कि वहाँ पे बहुत ही मात्रा में कोको, ऑरेंज और लेमन के ट्रीज़ थे। कोको मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कॉफ़ी का बीज रहता है उसे हम लोग पाउडर जब बनाते हैं तो उसे हम लोग कोको बोलते हैं, और कोको पाउडर का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, केक्स में भी, है ना। और ऑरेंज मीन्स जैसा कि आप जानते हैं संतरा, और लेमन मीन्स नींबू। आई कैरिड ग्रेट पार्सल ऑफ फ्रूट्स होमवर्ड एंड द जर्नी टुक मी 3 days। और मैंने उन फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा पार्सल बनाया और उसे अपनी टेंट की ओर लेता जा रहा था। और जब मैं वहाँ से अपने टेंट की ओर उस फ्रूट्स को ले जा रहा था तो वेट बहुत ही ज़्यादा था, इस कारण से मुझे 3 दिन लग गए वहाँ से अपने टेंट की ओर यानी अपने घर को जाने में। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी पैरा क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। आई वॉज टेम्पटेड टू ट्रांसफ़र माई हैबिटेशन टू दिस वैली ऑफ फ्रूट्स। और मैं लालच में थोड़ा आ गया कि मैं अपना टेंट वहाँ से उठाकर इस फल वाली घाटी में लगा दूँ। आई डिड नॉट, पर मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज आई स्टिल होप टू बी रेस्क्यूड बाई सम पासिंग शिप्स ऑन द सी। क्योंकि मैंने अभी भी ये आशा लगा कर रखा था कि अगर सी से कोई शिप्स गुजर रहा हो तो वो मुझे देखेंगे तो वो मुझे बचा पाएंगे, इस विरार आइलैंड से निकाल पाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूज़ो ने अभी तक अपनी आशा की जो किरण है उसे जगा कर रखा था, उसे बुझने नहीं दिया था, इसी कारण से वो अभी तक इस आइलैंड में जीवित रह पाए थे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू इनक्लोज माई सेल्फ इन द हिल एंड वुड्स। और मैं अपने आप को इस हिल और जंगल में अपने आप को कैद नहीं करना चाहता था। आई स्टेड इन व्यू ऑफ द सी, और मैं सी के किनारे ऐसी जगह अपना टेंट लगाया था जहाँ से गुजरता हुआ कोई भी शिप मुझे आसानी से देख सके और मैं भी सी में आता जाता शिप्स को आसानी से देख सकूँ। 10 months had passed since I had set foot on this island। और अब वे कहते हैं कि 10 महीने पहले मैंने इस आइलैंड में कदम रखा था और 10 महीने गुजर गए और मैं अभी तक यहीं पर फंसा हुआ हूँ। तो दोस्तों नाउ इट्स टाइम फॉर हार्ड वर्ड मीनिंग्स। टेम्पटेड मीन्स होता है लालच आना, उसके बाद देखिए रेस्क्यूड मीन्स बचाना, इनक्लोज मीन्स बंद, आइलैंड मीन्स जैसा आप जानते हैं टापू। प्रीवियसली आई हैड नो लैम्प आफ्टर डार्क, और पहले मेरे पास अंधेरा हो जाने के बाद कोई भी लैंप नहीं था जिसकी मदद से मैं अंधेरे में भी उजाला कर सकूं। आई कलेक्टेड अ लिटिल टैलो एंड अ स्मॉल क्ले डिस्क, और रॉबिन्सन क्रूज़ो कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा टैलो जमा किया और मिट्टी का एक छोटा सा डिस्क यानी प्लेट बनाया। दोस्तों टैलो मीन्स फैट होता है जो कि हम लोगों को एनिमल से मिलता है।
टू दिस आई एडेड अ विक, और उस टैलो को मैंने क्ली डिस्क में रखा और उसमें एक विक ऐड किया। विक किसे बोलते हैं दोस्तों? तो जब हम लोग दिया लाते हैं तो उसमें हम लोग रुई लगाते हैं जिससे हम लोग जला सके। उस रुई को हम लोग इंग्लिश में विक कहते हैं, जो कि दिए जलाने में हम लोगों के काम आती है। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी में ये मेंशन नहीं किया गया कि वो विक क्या चीज़ का बनाते हैं, पर आप ये मान लीजिए कि वहाँ पे रुई तो नहीं होती है, पर विक के इस्तेमाल के लिए वो कुछ ऐसा चीज़ लाते हैं जिससे वो उसे जला सके। तो वो क्या करते हैं, जो प्लेट रहता है मिट्टी का, उसमें फैट डाल देते हैं और उसमें विक को ऐड करके उसका एक लैंप बना लेते हैं। आई हैड दस मेड माई सेल्फ अ लैम्प, और मैं खुद से एक लैंप बना लेता हूँ। आई नाउ बिगेन टू सीरियसली कंसिडर द सर्कमस्टेंसेस आई वॉज रिड्यूस टू। अब यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूजो कहते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम ध्यान से इस बारे में सोचने लगा था कि मैंने जो 10 महीने उस आइलैंड में बिताया, क्या मैं और यहाँ पे दिन बिता सकूँगा? क्योंकि उनका जो आशा था वो भी अब धीरे धीरे खोने लगा था, उनका जो पेशेंस था वो भी अब बना नहीं पा रहे थे कि नहीं अब मैं रह पाऊँगा कि नहीं। उनको भी डाउट होने लगा था कि मैंने जो अवस्था में ये 10 महीने बिताया इस आइलैंड में जहाँ कुछ नहीं था, किस तरीक़ा से मैं अभी तक जीवित हूँ, क्या और मैं कुछ दिन रह पाऊँगा इस तरीक़ा से? उनको ये सभी चीज़ों की चिंता होने लगी। आई डिसाइडेड टू डिस्क्राइब माई स्टेट ऑफ अफेयर्स इन राइटिंग, और फिर उन्होंने ये विचार किया कि उनके साथ जो जो चीज़ वहाँ पे हुआ था, उन्होंने जो जो चीज़ किया उस आइलैंड में, वो उन सभी चीज़ों को लिखेंगे। आई बिगेन टू कीप अ जर्नल ऑफ एवरी डेज एम्प्लॉयमेंट, और फिर रॉबिन्सन क्रूजो ने उस आइलैंड में इतने दिन बिताया, उन दिनों में उन्होंने जो भी चीज़ किया उनका जर्नल बनाने लगे। मीन्स जर्नल मीन्स क्या, हम लोग जब डे टू डे का जितना भी चीज़ हमने किया उसमें लिख कर रखते हैं तो उस लिखित को हम लोग जर्नल कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हर दिन जो भी चीज़ किया उन सभी चीज़ों को लिख डाला। आई कुड नॉट इंक्लूड ऑल पार्टिकुलर्स बिकॉज ग्रेजुअली आई रेन आउट इंक, और वे कहते हैं कि मैंने लिखा सभी कुछ को, पर उनमें से बहुत कुछ ऐसी थी जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं थी, उनको मैंने नहीं लिखा क्योंकि जैसे जैसे मैं लिख रहा था तो वैसे वैसे इंक भी ख़त्म हो रही थी। आई फाउंड बाय द नॉचेस आई कास्ट ऑन द पोस्ट इट वॉज सेप्टेम्बर 30 अगेन। मैंने पाया कि मैंने जो पोस्ट पर मार्क्स बनाया था हर दिन का, वो आज 30 सितंबर वापस से मुझे दिखा रहे हैं। आई हैड स्पेंड 365 डेज ऑन दिस आइलैंड, और मैंने इस आइलैंड में 365 डेज कंप्लीट कर लिया, यानी कि मेरे इस आइलैंड में आए हुए पूरे 1 साल आज हो गए हैं। मैं इस आइलैंड में 30 सितंबर 1659 में आया था और आज 30 सितंबर 1660 वापस से आ गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये स्टोरी कंप्लीट कर लिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और उसे ऑल में सिलेक्ट करें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।